Okay, I think we will start taking up today's questions. Mr. Vegas, Cloud Vegas. सर मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने फंड्स बताया कि कौन से यूज कर सकते हैं. देयर इज वन रिजर्व फंड आल्सो. कैन वी यूज दैट आल्सो? Yes, sir, I did mention just now कि सोसाइटी में जो भी फंड्स पड़े हैं आपके अलग अलग नाम पे फंड्स होंगे. टिपिकली हम जो शुरुआत से सुनते आए हैं वो इस ऐसे सुनते आए हैं कि सिंकिंग फंड है, रिपेयर फंड है, रिजर्व फंड, ये तीन कॉमन फंड हम सुनते हैं. और कई सोसाइटी में कॉर्पस फंड के नाम की भी एक चीज होती है. सिमिलरली आप ये मेजर सिविल रिपेयर फंड भी आप शुरू से जमा करते आ सकते हो. एंड यू कैन से कि ठीक है 5 साल के बाद में काम करना है, या तो सिंकिंग फंड बढ़ा देते हैं क्योंकि बायलॉज में तो ऐसा लिखा हुआ है कि सिंकिंग फंड इज सपोज टू बी मिनिमम 0.25%. मैक्सिमम की तो लिमिट दिया ही नहीं उसके अंदर. तो क्या हम बायलॉ को अमेंड करके या जनरल बॉडी का रेजोल्यूशन को पास करके सिंकिंग फंड जो मिनिमम लिखा हुआ है, शब्द तो मिनिमम ही लिखा हुआ है, मैक्सिमम तो लिखा नहीं है, तो क्या जनरल बॉडी का रेजोल्यूशन पास करके वो सिंकिंग फंड 54 जो है क्या हम उसे 98 बना 50% 0.50 बना सकते हैं या नहीं, प्रश्न ही आता है. व्हाट डू यू से मिस्टर विगस, कैन वी डू इट, यस और नो? Yes, sir. I think it is within the general body preview. So under the parameters of section 72, you can increase that 0.25 to 0.50, and proportionately you can increase the repair fund from 0.75 to 3. Or if you do not want to increase it, you do not want to go for all these things, then you can say कि बिल्डिंग की हालत हमारी खराब हो रही है, 2 साल में काम निकलेगा, एक साथ में पैसा जमा नहीं हो सकता, इसके लिए आज से हम मेजर सिविल रिपेयर फंड्स के लिए हर फ्लैट से 1 रुपीज पर स्क्वायर फीट का एक्स्ट्रा खर्चा जमा करेंगे, या 10 पैसा पर स्क्वायर फीट से जमा करेंगे, या जो भी आपकी इच्छा है. सो दिस इज अनदर टाइप ऑफ फंड दैट इज जनरेटेड. राइट सर. सर एक क्वेश्चन था कि आपने एनक्रोचमेंट के बारे में बताया कि व्हेन वी आर डूइंग द रिपेयर वर्क वी कैन फिक्स द एनक्रोचमेंट. तो अगर किसी फ्लैट ने कुछ एनक्रोचमेंट किया है तो ओनली दैट पार्ट which needs to be fixed, can we charge it back to the flat? Okay, now encroachment typically what you would be doing is, जैसे आपको मानो 500 स्क्वायर फीट का फ्लैट है, तो 500 स्क्वायर फीट के बाहर आपका एक मेन दरवाजा है, दरवाजे के अंदर आपने जो भी कुछ किया 500 स्क्वायर फीट, 500 स्क्वायर फीट कहां से आपको दिखाई देगा, वो आपका जो एग्रीमेंट है उसमें आपके फ्लैट का लेआउट प्लान दिखाई दे रहा है, और उसमें लिखा हुआ है कि भाई ये डक्ट एरिया, तो डक्ट एरिया आपका नहीं है, वो भले आपके फ्लैट के अंदर है, पर वो डक्ट एरिया बिल्डिंग के बाहर से एक्सेसिबल रहता है. एंड इमरजेंसी में आपके फ्लैट के अंदर भी आके बीएमसी वाला भी घुसेगा और फायर वाला भी घुसेगा. आप उसको ये नहीं कह सकते हो कि मेरे अंदर मत घुसो. यहाँ पे ये एरियाज नेशनल बिल्डिंग कोड में डिफाइंड है, उसका राइट है घुसने. आपने डक्ट एरिया इंक्रोच कर लिया, आर्किटेक्ट जो सर्वे करेगा उसका काम क्या है, ही इज सपोज टू बी a registered architect, he is bound by his code of ethics, bound by the municipality laws. So it is in a way his work also, his duty also कि सर मैंने बिल्डिंग को C1 कैटेगरी में डिफाइन किया हुआ, ये आप रिपोर्ट में आपको सबमिट कर रहा हूं, अब आपकी बाकी की आगे की कार्यवाही. जब आर्किटेक्ट आपका बिल्डिंग सर्वे करता है मेजर सिविल रिपेयर फंड्स के समय, तो वो ये जब देखता है कि भाई इन्होंने डेप्थ कवर कर लिया है, तो इट इज हिज ड्यूटी नॉट टू हाइड इट but to report it in his report with documentary photographs so that the same may be discussed in the general body. छुपाना तो है नहीं, छुपा के करोगे कि आपका तो एरिया था ही नहीं, वैसे भी जोर जबरदस्ती की इंसान की फितरत है कि जहां मिला वो हड़प लो और दबा के रखो अंदर. आप भी जानते हैं, ये चीज सभी जानते हैं. उसका काम है सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी को देना. मैनेजिंग कमेटी का काम है कि भाई डेप्थ एरिया में इंक्रोचमेंट किया है तो या तो मेंबर को नोटिस दे के भाई रिस्टोर कर दे, क्योंकि वो कॉमन एरिया है, हम अपने पैसे से रिस्टोर करेंगे लेकिन उसको क्लियर करो, या तो हम बीएमसी को इन्फॉर्म करते हैं कि भाई ये इंक्रोचमेंट हुआ है, आप इंस्पेक्शन करो, पंचनामा करो, उसको पैनलाइज करो या प्रोसिक्यूशन लॉन्च करो. नहीं करता है तो ये साबित होता है कि आर्किटेक्ट ने रिपोर्ट दिया मैनेजिंग कमेटी को, एमसी को जानकारी होते हुए भी वो इंक्रोचमेंट अलाउ किया, तो दोनों गुनाहगार हो जाते हैं. कॉन्स्पिरेसी
अबेटमेंट वगैरह वो सब चक्कर आ जाता है। तो एनी कॉमन एरिया विच यू हैव इंक्रोच्ड needs to be restored back to the society with the permission of the GD in the sanction funds. You please repair it. It is in the overall interest of the society. If you leave that duct, you are in a problem. The managing committee is in a problem. राइट सर। सर एक लास्ट क्वेश्चन इफ यू परमिट। हमारे यहाँ पे मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स हुए थे इन द ईयर 2018 2019। उसके बाद व्हेन द सेक्रेटरी रिजाइन बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस रेज किए गए 2018 के एजीएम में, एंड देन आई जॉइन द सोसाइटी, आई टुक ओवर अ सेक्रेटरी बिकॉज इलेक्शन होने ही वाले थे, 2-3 महीने के लिए कुछ बैंक वर्क के लिए मेरे सिग्नेचर्स नेसेसरी थे, तो आई टुक ओवर अ सेक्रेटरी। But I refused to sign the balance sheet because 17 lakhs was spent by the management committee in the first 6 months, और उसका कोई मतलब AGM अप्रूवल नहीं था, there was nothing basically, and एक ही वेंडर से काम किया गया था, whereas I mean बहुत सारा काम था but it was through only one vendor। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर आया बिकॉज वी रिफ्यूज टू साइन द बैलेंस शीट। एडमिनिस्ट्रेटर ने आके इंक्वायरी बिठाया। इंक्वायरी में क्या हुआ पता नहीं, वी वर टोल्ड टू सबमिट ऑल आवर रिपोर्ट्स। आई डिड सबमिट माय फाइंडिंग्स, बट फाइनली मतलब वो इंक्वायरी ऑफिसर ने भी ये बोला कि आपके यहाँ पे तो बहुत पैसा खाया हुआ है लोगों ने, बट एट द एंड द प्रीवियस कमिटी मेंबर्स वेंट एंड मेट द रजिस्ट्रार एंड फाइनली कुछ नहीं हुआ, मतलब वी डिडंट इवन गेट द इंक्वायरी रिपोर्ट। तो हमने 2 लेटर्स तो ऑलरेडी रजिस्ट्रार को भेजे हैं आस्किंग फॉर द रिपोर्ट फॉर आवर रिकॉर्ड्स, बट इसमें सर और कुछ कर सकते हैं क्या, मतलब और जस्ट लेट इट गो? अगर आपके पास कानूनी कागज है जिसको हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बोलते हो, तो एज सेक्रेटरी या एज एन ऑर्डिनरी मेंबर पुलिस में एफआईआर फाइल करो। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होनी चाहिए, 2-4 लोग को ही जमा कर लो कि भाई ये गलत काम हुआ है, पुलिस में एफआईआर फाइल करना है। आप आके गवाही दे दो, एविडेंस दे दो, विटनेस दे दो, और ये काम करते हैं। पुलिस बोलती है कि नहीं ये छोटा मोटा मामला है, हमारे इसमें नहीं आता है, सोसाइटी का मामला है। एक टिपिकल ये चीज चल रही है कि पुलिस हमेशा ऐसी बोल रही है कि भाई ये आपका खुद का मामला, उधर सिविल पे जाओ, रजिस्ट्रार के पास में जाओ। पुलिस को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, और ना उसका अधिकार क्षेत्र में ऐसा बोलना। उसको अगर आप एक कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में जाके बोलते हो कि साहब ये चीटिंग हुआ है, इधर ये फ्रॉजरी हुआ है, नकली बिल बना हुआ है, नकली साइन हुआ है वगैरह, कुछ एविडेंस प्रोड्यूस करना है, तो उसको एफआईआर फाइल करना है, उसको इन्वेस्टिगेट करना है और उसको चार्जशीट फाइल करनी है। और अगर पुलिस सच में रिफ्यूज करती है किसी कारणवश, तो आप मजिस्ट्रेट कोर्ट में प्राइवेट क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। आपको डॉक्यूमेंट्स एविडेंस लीड करना है, या तो मजिस्ट्रेट साहब को बोलो कि साहब पुलिस को डायरेक्ट करो इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो जब मजिस्ट्रेट साहब का ऑर्डर आएगा तो वो काम वहां पर चालू होगा। फिर आप उस समय ये नहीं बोल सकते हो कि मैं रजिस्ट्रार के पास में गया, उसने छोटा मोटा एडजस्टमेंट कर लिया और मामला खत्म हो गया। करने वाली बात है, अगर करना है तो कर सकते हैं। 90% सोसाइटीज नहीं करती है, मिस्टर वेगस आपको भी पता है, अपने बाकी सारे फ्रेंड्स को भी पता है। कोशिश करने में तकलीफ नहीं, लेकिन आप करना चाहिए कोशिश। एनीवे, थैंक यू मिस्टर वेगस फॉर जॉइनिंग। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। मिस्टर समीर शेख, अगला प्रश्न है बाय मिस्टर वामन पाई। गुड इवनिंग सर, एम आई ऑडिबल? यस सर, प्लीज गो अहेड। सर मैंने आपका सेक्शन सुना, उसमें आप बोल रहे हैं कि आर्किटेक्ट अपॉइंट करके फिर आगे जो जो बोले उसमें सर थ्रू आउट द साइकिल में एजीएम का इधर क्या क्या रोल है, और जो भी फाइंडिंग्स निकल के आता है क्या ये कंपलसरी है कि ये फाइंडिंग्स मतलब आर्किटेक्ट का जो रिपोर्ट है उसको एजीएम के सामने रखना है, मेंबर्स का अप्रूवल लेना है, और फिर जब वेंडर सेलेक्ट होता है तभी भी मेंबर्स का अप्रूवल लेना है, कंपलसरी है? और बाय चांस अगर नहीं लेते हैं तभी क्या होता है, मतलब व्हाट इज द रिकोर्स दैट मेंबर्स हैव? कभी कभी क्या होता है कि एमसी मैनेजिंग कमेटी डज नॉट रिपेयर अप टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द ऑल मेंबर्स। सपोज देखिए एग्जांपल, मेरा टेरेस फ्लैट है, टेरेस से लीकेज आ रहा है, तो सोसाइटी क्या बोलता है कि ऊपर से खाली रिपेयर करेंगे, जो अंदर से प्लास्टिंग करना है सीलिंग को वो हम नहीं करेंगे, वो आपको इंडिविजुअली करना पड़ेगा, और हमारा कॉन्ट्रैक्ट से आपको करवाने ही नहीं देंगे। तो उसका सोल्यूशन क्या कर सकते हैं? मतलब नॉट स्पेसिफिकली माय प्रॉब्लम, द होल इशू, मतलब इधर ट्रांसपेरेंसी का लैक होता है, तभी क्या करना? सर आपने एक साथ काफी क्वेश्चंस पूछ दिए, मेरे सर के ऊपर चला गया सारा चीजें। आप एक एक करके स्प्लिट करेंगे क्या क्वेश्चन को? श्योरली सर, श्योरली। सर अभी फ्रॉम द स्टार्टिंग अभी रिपेयर करना है करके मन में ये आता है, ख्याल आता है सोसाइटी में,
सो दे स्टार्ट सर्चिंग फॉर आर्किटेक्ट. जो आर्किटेक्ट का अपॉइंटमेंट है वो मैनेजिंग कमेटी अपना डिस्कशन पे करता है कि एजीएम में बुलाना पड़ता है. ओके, मैंने लेक्चर में डिस्क्राइब किया कि मैनेजिंग कमेटी को ये लगता है कि भाई बिल्डिंग में ये रिपेयर करना है, बेसिक प्रिलिमिनरीज उसको बोलते हैं. तो भाई शुरू में ऐसा विचार आया खाली मन में कि रिपेयर करना है. मैनेजिंग कमेटी बोलती है चलो ठीक है, रेजोल्यूशन पास करो, जनरल बॉडी के पास जाएंगे, उनको ब्रीफिंग करेंगे. क्योंकि मैनेजिंग कमेटी गवर्निंग बॉडी है, लेकिन बिल्डिंग तो सोसाइटी के मेंबरों की है. आप उनको बोलने वाले पैसा लाओ, खिड़की बंद रखो, ग्रिल निकलेगा वगैरह वगैरह. जनरल बॉडी के पास जाते हैं और जनरल बॉडी से पूछते हैं कि भाई ऐसा ऐसा रिपेयर करना है, शुड वी प्रोसीड यस और नो, वी हैव टू प्रोसीड विद सीक्वेंस. बॉडी बोलती है ठीक है, आर्किटेक्ट अपॉइंट करो. तो जनरल बॉडी में ही मैनेजिंग कमेटी बोलती है कि आप में से अगर कुछ लोग आर्किटेक्ट को जानते हैं तो प्लीज प्रोवाइड देयर नंबर्स. आपस में कोऑपरेटिव मूवमेंट ही है, आप नंबर्स प्रोवाइड करो. उनको इनवाइट करते, उनसे मिलते, बातचीत करते. नहीं है तो फिर स्काउटिंग अराउंड करना है. मैनेजिंग कमेटी को 4-5 आर्किटेक्ट्स को बुलाना है, बोलना है कि ऐसा ऐसा काम करना है, आपका कोटेशन दे दो. आर्किटेक्ट बोलता है कि भाई 5 करोड़ का है काम, तो उसमें हमारा 3% रहेगा या 1% रहेगा या फ्री में कर देंगे, या जो भी आप करना चाहते हो. उस आर्किटेक्ट का अपॉइंटमेंट तो जीबी में ही होगा, नॉट नेसेसरी एजीएम में. व्हेन आई से जीबी, तो जीबी का मतलब हो गया एजीएम भी हो सकता है और स्पेशल जनरल बॉडी एसजीएम जिसको टिपिकली बोलते हैं. तो जीबी में कोई भी जीबी मीटिंग में आप कर सकते हैं. आर्किटेक्ट का अपॉइंटमेंट, फंडिंग, उसका जो फीस है वो फाइनल ये होगा, उसका स्कोप ऑफ वर्क होता है, वर्क डिफाइंड होगा कि वो क्या क्या करेगा. तो आर्किटेक्ट बोलेगा साहब मैं फोटो खींचूंगा, मैं ये चढ़ूंगा, मैं ऐसा करूंगा, 4 आदमी लेके आऊंगा, मेरा 500 रुपया होगा, इतने दिनों में काम करूंगा, इतने दिन पानी बंद रहेगा, इतने दिन लाइट बंद रहेगा, इतने समय लिफ्ट यूज करूंगा, वगैरह वगैरह वगैरह. एंड सपोज आर्किटेक्ट को अपॉइंट ही नहीं किया और सोसाइटी एमसी दादागिरी करके कॉन्ट्रैक्टर को बुला के अपने आप रिपेयर करना चालू किया, तभी भाई साहब आप ऐसा सोचो कि आप अकाउंटेंट हो, मन में एक ख्याल लेके आ जाओ कि आप तो अकाउंटेंट हो और आप बोलते हो कि नहीं अभी तो बिल्डिंग को रिपेयर करना है, 500 स्क्वायर फीट का एरिया है, प्लास्टर करना है, इतना थिक प्लास्टर करना है. कितना थिक करना है सर आपको? अकाउंट बुक में लिखा हुआ है क्या कहीं पे? हाँ, नहीं लिखा हुआ. तो यू एज एन अकाउंटेंट कैन यू से कि प्लास्टर कितना थिक करना है? यू कैन नॉट से. कितना कोट करना है, वाटर प्रूफिंग करना है या नहीं करना है, कितना लेयरिंग करना है उसके अंदर, कितना सीमेंट रहेगा, कितना रेती रहेगा, कितना ग्रिट रहेगा, कितना कॉम्बिनेशन रहेगा, कितना क्यूरिंग करेंगे, पानी कितना डालेंगे, ये आपके अकाउंट बुक्स में लिखा है या आर्किटेक्ट के कोर्सेज में लिखा हुआ है? इन शॉर्ट तो हु इज सपोज्ड टू बी, हु नीड्स टू डिटरमाइन दिस थिंग? टेक्निकल पर्सन. तो अगर मैनेजिंग कमेटी, जैसे मैंने बताया कि वो लेकिन नहीं मैं ही डिटरमाइन करता हूँ ना, मला माहित है, 25 साल का एक्सपीरियंस है. मैंने घर में, गांव में 4 बंगले बनाए, खुद ही बनाया बगैर इसका. गांव में खुद का बंगला बनाया सर जी. यहाँ पे 100 मेंबरों का फ्लैट है, सबका कंसेंट लेना है. और आज आप बोलोगे कि मैं खुद करूंगा, कल अगर किसी कारणवश लीकेज हो गया या आपके कारण बिल्डिंग का एक पिलर टेढ़ा मेढ़ा हो गया या कुछ भी हो गया, तो रिस्पॉन्सिबल किसको होल्ड करोगे आप? तो जनरल बॉडी बोलेगी कि ठीक है ना, हमने तो आपको परमिशन दे दिया था, आपको नहीं आता था, लेकिन फिर भी हमने आपको परमिशन दिया ना, आप करो ना. लेकिन जब टूटता है तो जनरल बॉडी ये नहीं बोलेगी कि हमने आपको परमिशन दिया था तो आप ये भी कर सकते थे, वो भी कर सकते थे. किसी को लायबल रखना पड़ेगा. कोर्ट में लायबिलिटी फिक्स होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी. तो नेग्लिजेंस साबित होगा कि भाई आपने ये जो प्रोसीजर था इसको नेग्लिजेंस किया. तो प्रोसीजर नहीं किया तो वो नेग्लिजेंस में चला गया. तो लेना तो जनरल बॉडी के अप्रूवल है आर्किटेक्ट को अपॉइंट करने के लिए. आर्किटेक्ट के कंपैरेटिव कोड्स, फिजिबिलिटी रिपोर्ट, मेजरमेंट्स वगैरह वगैरह करना तो आर्किटेक्ट को ही, आप नहीं कर सकोगे. सो इफ टेक्निकल पर्सन इज नॉट अपॉइंटेड, तभी जो मैनेजिंग कमेटी का डिसीजन है उसको चैलेंज करने के लिए कोर्ट में जाना पड़ेगा. सो देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव रेमेडी. मुझे तो समझ में नहीं आता, कोई ऑल्टरनेटिव है नहीं है. अभी 4 लोग मिलकर सोसाइटी के गेट पे भूख हड़ताल कर दे काफी दिनों तक और हकीकत हो जाए और मीडिया आ जाए और पुलिस आ जाए वगैरह वगैरह हो जाए, तो शायद वो भी एक वाया मीडिया बन सकता है.
हमारी हिम्मत नहीं है ना 6 घंटे के ऊपर भूखा रहने की, तो हम लोग भूख हड़ताल नहीं करते। आजकल नहीं, आपने what I देखा है mean- कि इधर भूख हड़ताल होती है, नहीं होती है ना? नहीं सर, नहीं सर, नहीं हाँ, सर, तो कानून में जाना पड़ता है फिर वो। नहीं, व्हाट आई मीन टू से इज अगर रजिस्ट्रार के पास अप्रोच करते हैं या बीएमसी में अप्रोच करते हैं, तो आर दोस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू इंस्ट्रक्ट देम टू अपॉइंट आर्किटेक्ट और something like that? No, sir, the decision to appoint is vested with the GB only. I do not think कि रजिस्ट्रार डे टू डे रूटीन फंक्शनिंग के लिए रजिस्ट्रार आके आपको गाइड करेगा या हेल्प करेगा या आपका काम करके देगा, Right sir, उसका काम नहीं है। right sir, I get a point sir. अगला प्रश्न है स्वप्ना राउत का। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कभी कभी ये हो जाता है कि इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है और मैनेजमेंट कमेटी को वो जैसे ड्रेनेज लाइन फूट गया, तो वो कभी कभी इस तरह से होता है कि ना हम लोग कोई मीटिंग ले सकते हैं, ना आर्किटेक्ट अपॉइंट कर सकते हैं, तो वो मेजर रिपेयर में भी चला जाता है, तो ये चीज कैसे किया जाए सर? मेजर रिपेयर का मतलब होगा, जैसे अभी आपने अगर बायलॉ का भी रीड किया है तो उसमें लिखा हुआ है कि भाई मैनेजिंग कमेटी 1 लाख रुपए तक खर्चा कर सकती है। आपने ये पढ़ा होगा कहीं ना कहीं बायलॉस में। हाँ तो अगर ऐसा कोई रिपेयर है जो उसके वो 1 लाख रुपए या उसके दायरे के हद में आ जाता है, तो मैनेजिंग कमेटी खुद ही करती है। मैनेजिंग कमेटी के मीटिंग में डिसीजन लेंगे, उस समय वो जनरल प्लम्बर को बुलाएगी या जो भी कोई कॉम्पिटेंट पर्सन है, उस चीज को कॉन्ट्रैक्टर है, वो करा के ले लेगी। लेकिन आप अगर क्लासिफाई करोगे कि मेजर रिपेयर होना है, तो फिर ये जो हमने अभी चर्चा किया, ये सारा का सारा प्रोसेस कंपलसरी हो गया, फिर इससे आप साइड में नहीं हो पाओगे। अभी मानो आपका 10 फ्लोर की बिल्डिंग है, उसमें 6ठे फ्लोर पे आपका ड्रेनेज लाइन टूट गया, बाकी का ऊपर का अच्छा है, नीचे का भी अच्छा है, किसी कारणवश 1 फ्लोर या 2 फ्लोर का टूट गया, उसको 10-20 हजार रुपए या 50,000 रुपया या 2 लाख रुपया खर्चा होना। मैनेजिंग कमेटी इज इंटाइटल्ड टू डू दैट एक्सपेंसेस। फिर उसमें ये नहीं सोच सकते कि बायलॉ में तो सिर्फ 1 लाख रुपए लिखा हुआ है, लेकिन सेक्शन 71 में ये भी लिखा हुआ है कि ओवरऑल इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी के लिए अगर आप खर्चा करते हो, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है और जेन्युइन खर्चा है, तो वो 1 लाख रुपए के लिए बाईपास भी कर सकते हो उस चीज को। तो मेजर रिपेयर फंड के लिए ये सारा प्रोसेस करना है। मेजर रिपेयर फंड नहीं है, छुट्टा फुट्टा है, तो आप अपना मर्जी से आप कामकाज कर सकते हो, उसमें कानून कोई बंदिश नहीं है। आप वो छोटे से ड्रेनेज पाइप के लिए रिपेयर के लिए ये सारा प्रोसेस करोगे, लगभग 2-4 मीटिंग करोगे, 1 आध महीना निकल जाएगा। बीएमसी को पता चलता है कि ड्रेनेज पाइप टूट गया हुआ है, डेंगू का खतरा हो सकता है, न्यूसेंस हो सकता है, बीमारी फैलेगी, तो बीएमसी तो आके आपके प्रोसिक्यूट करेगा। फिर वो आप ये नहीं बोल पाओगे की पैसे नाही होता, जीबीचं परमिशन नाही घेतला, आर्किटेक्ट नाही अपॉइंट करला। बीएमसी से क्या मतलब है मैम? उसका काम करना है तो आपको टाइम पे काम करना है। और जो मेजर रिपेयर का है, मेजर रिपेयर का मतलब ये होता है कि हमें पहले से सोच के लेना है कि ये सारा कुछ काम करना है। बिल्डिंग का प्लास्टर खराब हो रहा है तो रातों रात बिल्डिंग का प्लास्टर खराब नहीं होता, पेंट खराब नहीं होता, इलेक्ट्रिकल सिस्टम खराब नहीं होता, प्लम्बिंग सिस्टम खराब नहीं होता है, ओवरऑल टैंक्स टूटता नहीं है या लिफ्ट नहीं गिरती, ओवरनाइट ये सारी चीजें नहीं होती मैम। तो ये सब चीजें स्ट्रक्चरल ऑडिट में पता चलती है, ऐसे आप कहोगे सर? यस, अभी हमने स्ट्रक्चरल ऑडिट के ऊपर अलग से वेबिनार कर चुके हैं, पर आप ये देखिए कि अगर मैनेजिंग कमेटी बोलती है प्लास्टरिंग करना है हमें, तो उसका कुछ आधार होना चाहिए। और अगर आधार हम उस चीज का ये निकालते हैं कि स्ट्रक्चरल ऑडिट अपॉइंट किया था हमने, स्ट्रक्चरल ऑडिट ने बोला कि भाई स्ट्रक्चर का मतलब वो जो बीम है, कॉलम है, पिलर्स है, जिसके ऊपर बिल्डिंग टिकी हुई है, वगैरह वगैरह, वो सब का अगर आता है तो हम स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट करवाते हैं ताकि मेजर जो डिफेक्ट्स है बिल्डिंग की प्रॉपर्टी को वो डिटेक्ट हो जाए। उस स्ट्रक्चरल ऑडिटर के रिपोर्ट में बाकी कई चीजें भी आएगी, तो बोलेगा कि नहीं साहब ये तो झुक गया हुआ है, खिड़की मुड़ गई है स्लाइटली, तो बोलेगा कि नहीं भाई अब तो कॉलम बीम पिलर में प्रॉब्लम हो गई है करके, तो वो रिपेयर करना है, तो उसके स्ट्रक्चरल रिपोर्ट में जाएगा। स्ट्रक्चरल रिपोर्ट सिर्फ रिपोर्ट देगा, लेकिन उसके बाद में जो आर्किटेक्ट का जो प्रोसीजर है, जो आज मैंने डिस्क्राइब किया, वो सारा का सारा वो करना ही करना है। अगर स्ट्रक्चरल ऑडिटर ये बोलता है कि बिल्डिंग आपकी C1 में डिक्लेयर कर दिया मैंने, तो आपको अभी रिपेयर करने का कोई स्कोप ही नहीं बचता है ना, आपको वो बिल्डिंग खाली करना है वहां पे। तो काफी इसके अंदर कॉन्स्पिरेसी, ताना बाना, स्ट्रेटेजी करने के बाद ही काफी कुछ हम लोग को करना चाहिए।
मैंने मेरा पर्पस आपको आज का वेबिनार में ये सारी चीजें बताने का मतलब यही है कि हाउ टू बी कॉशियस, हाउ टू बी केयरफुल, कि कैसे बिल्डिंग में रहना है और कैसे कामकाज करवाते जाना, क्योंकि प्रॉपर्टी तो अल्टीमेटली अपनी है ना। मानो आपका नासिक में गांव है, गांव में एक घर है, तो घर तो प्राइवेट प्रॉपर्टी में आपका एक 10 घंटे का प्लॉट है, उसके अंदर आपने 5,000 स्क्वायर फीट का बंगला बना रखा है, तो मेंटेन कौन करेगा? ग्राम पंचायत वाला करेगा तो हम खुद ही खुद ना। करेंगे सर। यस सर। तो वैसे ही ये जो बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग का एक हिस्सा तो आपका है, आपका खुद का है। यस सर। तो खुद मेंटेन करना, ये सोचते हैं अरे नहीं सब जन जब करेंगे तब अपन करेंगे, नहीं तो जाने तो सड़ने दो बिल्डिंग को, नवा बिल्डिंग बनेगी, रिपेयर करेंगे, अपनों को नवा फ्लैट मिलेगा। बंगले के बारे में ये चीज सोच सकते हैं कि आप अपने ये टूटने तो जाने दो ना, गिर जाएगा तभी अपन नवा बना देंगे। तो उस समय हम लोग का दिमाग ये नहीं करेगा कि अरे नवा बनाने के लिए तो 2 करोड़ का खर्चा है, अभी रिपेयर करवा लेंगे तो 20 लाख में हो जाएगा खर्चा। तो ये चीज बिल्डिंग में रहते रहते क्यों नहीं सोच सकते हम लोग? जस्ट बिकॉज एक बिल्डिंग में रह रहे हैं, बाकी हमारे और भी लोग हैं, तो इसका मतलब ये हम लोग कुछ भी सोचे ये गलत है ना। हम लोग को ये सोचना चाहिए गांव में बंगला है, 2 करोड़ का बंगला है, टूटेगा तो पूरा 2 करोड़ नहीं, आज 3 करोड़ रुपया खर्चा होना पड़ेगा, इससे अच्छा तो आज 20 लाख रुपया खर्चा करके मेंटेन कर ले। वही लॉजिक आप अपने बिल्डिंग पे करिए ना। आपकी जो बिल्डिंग है उसके भी तो आप उतने उतने हिस्से के मालिक हो ना। मालिक है सर। यस सर। 100 फ्लैट है तो 100 फ्लैट में से एक फ्लैट के मालिक हो। नीचे का 6 माला निकल गया, आपका फ्लैट 7वें फ्लोर पे है, चलेगा क्या? वैसे नीचे का माला खराब हो गया तो आपका 7वां माला तो अपने आप ही गिरेगा ना। तो इसीलिए सोसाइटी बन के ये बोला जाता है कि सब जन साथ में मिलकर काम करना है और साथ में मिलकर खर्चा करना है। और वो 20 लाख में खर्चा होता है, जैसे बंगले 20 लाख में रिपेयर हो, वैसे 20 लाख में आपकी बिल्डिंग भी रिपेयर हो सकती है। और कोई प्रश्न मैम? नो सर, थैंक यू। थैंक यू मैम। अगला प्रश्न है लिंडा रॉड्रिक्स। लिंडा मैडम, आपका प्रश्न। गुड इवनिंग सर। सर मेरे बिल्डिंग स्ट्रक्चरल ऑडिट किया था लास्ट ईयर और उसका जो कैटेगरी है C2A, यानी इवैक्यूएट एंड रिपेयर्स करना है। लेकिन उन्होंने रिपेयर्स, मेजर रिपेयर्स जो हाईलाइट किया हुआ है स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट में, वो नहीं फॉलो किया है और ना ही कंप्लायंस रिपोर्ट सबमिट किया है। लेकिन ये साल में नोटिस आया कि वापस स्ट्रक्चरल ऑडिट को करने के लिए, तो स्ट्रक्चरल ऑडिट वापस दोबारा निकाला, लेकिन C2B कैटेगरी में है, यानी रिपेयर्स करना है बट नॉट इवैक्यूएट नहीं करना है। सो बिकॉज दो स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट में कॉन्ट्रास्ट हो रहा है, तो थर्ड ऑडिट निकालने के लिए हम मतलब बीएमसी को कह सकते हैं क्या? मतलब पूछ रहे हो सर। ओके, आप ये कह रहे हो कि 1 जनवरी को आपका एक स्ट्रक्चरल ऑडिट हुआ? यस सर, लास्ट ईयर। एक एग्जांपल लेते हैं, नॉट लेट अस नॉट बी स्पेसिफिक। तो एक 1 जनवरी को आपका स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट हुआ। स्ट्रक्चरल ऑडिट में ये आया कि भाई आपकी बिल्डिंग को फला फला कैटेगरी में डिटरमाइन किया और ये रिपेयर करना। वो स्ट्रक्चरल ऑडिट की जो रिपोर्ट की जो वैलिडिटी है वो 6 महीने की होती है और उसका कंप्लायंस भी 6 महीने में कंप्लीट करके बीएमसी को फाइल करते हैं। अगर आप यू आर केयर फ्रॉम मुंबई ओनली, तो you have to file it before the BMC complying कि I have repaired, I have conducted the repair as per the structural audit reports, observations and reports, and this is the separate architect's report that is compliances have been made. Now if you do first structural audit report is January, second भी रिपोर्ट आपने करा लिया, मानो अगले साल के फरवरी 1 को करा लिया, 10 तारीख को करा लिया इसका, और सेकेंड ऑडिट रिपोर्ट पहली ऑडिट रिपोर्ट को कॉन्ट्रेरी होती है, विपरीत में जाती है। तो देन व्हाट यू हैव टू डू एज ए मेंबर और एज ए थर्ड पार्टी और एनीबडी, यू कैन फाइल एन एप्लीकेशन टू द चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ऑफ योर वार्ड asking him to constitute a TAC committee, TAC, TAC committee, to look into both the structural audit report. They will come visit with all the relevant parties together. They will prepare a report, talk to everybody, and then they will finalize कि आप तो आपको रिपेयर करना ही करना है, और नहीं करोगे तो टैग कमिटी will order the BMC
टू डू द रिपेयर्स एट योर कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस। वो किस ढंग से करती है क्या नहीं करती है वो पूरा बीएमसी टेक ओवर होके करेगा। फिर आपको अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा कि आप रिपेयर करो या तो हम रिपेयर करते हैं। एनी अदर क्वेश्चन मैम? ओके, सो चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सर, चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को एक एप्लीकेशन लिखना है कि कॉन्स्टिट्यूट टैग कमेटी को अपॉइंट करना है। टेक्निकल एडवाइजरी कमिटी। Okay, Please technical constitute a advisory technical committee. advisory Okay. committee. I am enclosing here with 2 contrary structural audit reports. The society has refused to do this, conduct the repairs. Our lives are in danger. Vagara vagara. Use your imagination and write to him. Just follow and it will be done. Positively it will be done. There is an High Court order also on Okay, this okay. front. Ordinary. Okay, okay. Attach the structural audit reports also and describe the risks or Both the the- consequences and so and so. Ordinary application, no court fee stamp, sir. Maybe. Okay, he is not a judicial authority. Okay, okay. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you. Okay, next question is by Kirti Shah. सर, हमारा बिल्डिंग 2020 में एक्सटर्नल रिपेयरिंग का बड़ा खर्चा किया। सुनाई देता है ना सर? हाँ हाँ, डेफिनेटली। हाँ, और उसके पहले 2010-11 में भी मेजर रिपेयरिंग हुआ था। तो अभी इसमें कुछ उनका अकाउंटिंग या उसका अगर जो मेन जो बड़े बड़े फिगर्स है वो का उसका रिकॉर्ड सोसाइटी को कितना टाइम तक रखना पड़ता है, आप उन पूछ सकते हैं। अगर री ऑडिट करवाना है तो री ऑडिट का जो पैरामीटर है वो 5 साल का है। अगर इंस्पेक्शन कराना है तो जो स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स है, इंपॉर्टेंट जो पेपर्स है जैसे रजिस्टर्स हो गया, बैलेंस शीट वगैरह हो गया, वो परमानेंटली रखना है आपको। और अकाउंटिंग का बड़ा जो एक्सपेंस का जो बिल्स और है वो सब वो 5 साल तक के लिए है। अभी ये लास्ट ईयर का जो अकाउंटिंग में मैंने उनका एक बिल पकड़ा जो उसका अभी तक वो लोग जवाब नहीं दे पाए, राइटिंग में दिया। जनरल एक्सपेंस में से भी 20,000 का। तो आगे के एक्सटर्नल रिपेयर में बड़ा हो सकता है, उसके लिए मैं 5 साल का ही पूछ सकता हूँ, उसके आगे वाला रिपेयरिंग का नहीं पूछ सकता हूँ। नहीं, कानून बोलता है कि अगर कुछ कानून का कार्रवाई करना है तो आंख खोल के करना होता है। कानून बोलता है कि सोते हुए आदमी को कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है। तो अगर अपन 5 साल सोते रह गए, मैं सोता रह गया, ये गए साल में पकड़ा तो इसके लिए आगे का भी रिकॉर्ड में हो सकता है। गए साल में पकड़ा उसका भी गए साल का प्रश्न नहीं है शाह साहब। ऐसा सोचिए कि अभी आपका 22-23 का फाइनेंशियल ईयर चल रहा है ना, 22-23 का फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। 22-23 का पिछला 5 साल कहां तक जाता है आपका? मेरे ख्याल में 17-18 तक जाएगा। हाँ, तो 17-18 का FY से लेके अभी तक जो भी कैलकुलेट कर लीजिए कि 16-17 का जा रहा है या 17-18 का जा रहा है, वहां से कैलकुलेट करके आप री ऑडिट जो भी कुछ करना है वो करा सकते हैं। री ऑडिट नहीं, खाली इंस्पेक्शन करना है हमको। अगर उसमें बिल्स और रिकॉर्ड्स का तो नहीं कर सकेंगे। कागज ही नहीं होगा ना, वो तो उस पर डिस्ट्रॉय कर देता है 5 साल के बाद में। अगर रखा हुआ है, 5 साल के मिल अंदर गया, का बिल्स है जो, हाँ 5 साल तक का पीरियड में करा सकते हैं। तो ऑडिट ही कराना जरूरी है। इंस्पेक्शन करके बिल्स में हम लोग, मैं खुद ढूंढ के लेता हूँ समझो, अकाउंटेंट के हिसाब से। आप थोड़े ना इंस्पेक्शन करने का अधिकार है आपको सर जी, आप कैसे करोगे? नहीं, जैसे रिकॉर्ड आप मांगते हैं उनसे, अभी मैंने लास्ट ईयर का उनको बिल्स मांगे थे एक्सपेंस के। एजीएम के पहले जो इंस्पेक्शन होता है उसमें वो लोग को अकाउंट देखा, उनमें बिल्स नहीं थे तो बिल्स मैंने राइटिंग में मांगे। वो लोग ने चार्ज लेके मेरे को 22 बिल्स सप्लाई किए, उसमें एक बिल फ्रॉड निकला, तो उसका अभी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया वो लोगों ने आज तक। तो इसके लिए मैं, अगर 5 साल नहीं हुआ है तो उस पर इंस्पेक्शन करवा लीजिए, उस पर ही ऑडिट करवा लीजिए। उसके अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता है। इंस्पेक्शन ऑडिट या पूरा ऑडिट ही करना पड़ेगा? आपको शुरुआत इंस्पेक्शन से करवाइए और कॉन्फिडेंट है कि है ये तो री ऑडिट कर लीजिए। तो इंस्पेक्शन भी करने के लिए ऑथराइज पर्सन से करवाना पड़ेगा कि हम लोग भी खुद कर सकते हैं, उनसे डिटेल आपके मांग? पास क्या अधिकार है इंस्पेक्शन करने का?
आप अपनी मर्जी से कुछ भी इंस्पेक्शन करोगे, कुछ भी रिपोर्ट फाइल कर दोगे तो चलेगा क्या सर? वो अधिकारी कर सकता है ना। बिल्स उनके पास नहीं है, अगर वो जो उन्होंने बैलेंस शीट में दिया कि इतना पेमेंट किया है, उसके बिल्स मेजर रिपेयरिंग के होने चाहिए उनके पास, वो नहीं है बिल्स, समझो। या बिल्स की जगह पे एम्प्टी वाउचर है जो तो जिसमें वो हाथ जो लिखा है। रिपोर्ट कौन बनाएगा सर जी? शाह साहब आप बनाओगे रिपोर्ट या अधिकारी का रिपोर्ट? इंस्पेक्शन के बाद में फिर वो ऑडिट कराना पड़ेगा, लीगल, और क्या कि ये मिला है बिल, तो इसका ऑडिट कहीं चाहिए मुझे, या 89A आपको मिला है बिल ना, आपको बिल मिला है ना, वो नकली है। हाँ अब उसको असली साबित करने के लिए वो अधिकारी का रिपोर्ट लगेगा। हाँ आपके हाथ में जो बिल है हाँ या सोसाइटी के हाथ में जो बिल है, उसको सही या गलत साबित करने के लिए अधिकारी का रिपोर्ट लगेगा। एनीवे, थैंक यू मिस्टर शाह फॉर ज्वाइनिंग। ओके, मिस्टर वामन भाई, आपको कुछ और पूछना है क्या? Yes, sir. If I may. ओके, आस्क अ स्मॉल क्वेश्चन, देन वी विल कंक्लूड टुडेस सेशन। Yes, sir. सर मैं एक छोटा सा पॉइंट आपसे पूछना चाहिए था। हाँ जी। ये जो भी अपना स्ट्रक्चरल ऑडिट से जो रिपेयर प्रिस्क्राइब होता है या तो मेंटेनेंस के लिए जो हम लोग प्रोसीजर्स अडॉप्ट करते हैं, तो वो सब प्रोसीजर्स के जो पेपर्स आते हैं, मतलब टेंडर्स हो या कोटेशन हो या बिल्स हो, ये सब के कॉपीज मेंबर्स ये सेक्शन 32 के अंडर एप्लीकेशन करके सोसाइटी से मांग सकते हैं क्या? अगर सेक्शन 32 एप्लीकेबल नहीं है तो फिर कैसे ये लोग से कॉपीज हम लोग देने के लिए मांग सकते हैं? अब हाउसिंग सोसाइटी को डॉक्यूमेंट मांगने के लिए सेक्शन 154B(2) में दिया हुआ है, शायद आप वो देख लीजिएगा। 154 154B(2), चेक इट आउट, उसी के अगल बगल का सेक्शन होगा जिसमें आप सोसाइटी का डॉक्यूमेंट मांग सकते हो, कोई भी डॉक्यूमेंट, प्रोवाइडेड दैट डॉक्यूमेंट डज नॉट बिलोंग टू एनी अदर मेंबर। अभी जब हम अप्लाई करते हैं सोसाइटी को, तो व्हाट दे आर टेलिंग इज दैट यू कैन आस्क ओनली दोज डॉक्यूमेंट्स इन व्हिच योर ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। तो अभी ये मेंटेनेंस में ये लोग बोल रहे हैं कि ये उसमें आपका ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड नहीं है टेंडर्स में, तो हम लोग दे नहीं सकते। Your transaction is recorded, no? In the tender also, your flat is there, isn't it? The tender, Yes. repairs, etc. You are a part of the family. You are a part of the society. You are a part of that group of flats. So your transaction, your ratio transaction is also recorded in that. That bill also contains part of the amount paid by you. So you cannot say कि मेरा उसके अंदर कुछ भी नहीं है। उस सोसाइटी का बोलने का तरीका है कि आपके ट्रांजेक्शन में नहीं, पर मेरा ट्रांजेक्शन तो है, मेरे ही ट्रांजेक्शन की वजह से सोसाइटी चलती है। ओके, है ना? तो जो भी कुछ है, थर्ड पार्टी का डॉक्यूमेंट को छोड़ के आप हर डॉक्यूमेंट सोसाइटी के ऑफिस में जो भी है आप मांग सकते हैं। आप बोलोगे टेंडर डॉक्यूमेंट आपका नहीं है, है मेरा, क्योंकि मैं उसके अंदर इन्वॉल्व हूं, उस पर पैसा मैंने भी खर्चा किया हुआ है। टेंडर मंगाने में मेरा भी पैसे का हाथ है, भले 100 रुपए में से 1 ही रुपया है, लेकिन है। I am a part of the tender, I am a part of that architect fees, I am a part of that civil repairs, I am a part of that vouchers, etc. ओके, मैनेजिंग कमेटी ने अपने जेब से वाउचर का पैसा भरा हुआ है क्या, या आर्किटेक्ट का फीस भरा हुआ है? सोसाइटी फंड सब दिया। तो एज आई टोल्ड यू कि आपका थर्ड पार्टी आपका छोड़ के, आई मीन आपका नहीं, लेट मी रिफ्रेज, और किसी का डॉक्यूमेंट छोड़ के आप बाकी सब कुछ मांग सकते हो सोसाइटी से। ये अगर सोसाइटी नहीं देती है तो आप रजिस्ट्रार के पास में एप्लीकेशन करो, पुराना एप्लीकेशन जोड़ के 154B(27) के अंडर में 154B(27) उसमें अर्जी करो कि मैंने अप्लाई किया है सोसाइटी को, सोसाइटी ने डॉक्यूमेंट नहीं दिया हुआ, इनको डायरेक्ट करो ये सब डॉक्यूमेंट्स देने के लिए, उसको देना ही देना है, और फिर भी नहीं देती है तो कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल कर दो। Right, sir. Right, sir. Right, sir. Okay, there are no other questions, so we will conclude today's topic. Thank you all friends for joining and supporting today's webinar. With the permission of all our friends, we will conclude today's webinar. Thank you, sir. Thank you all friends for attending this knowledge and experience sharing webinar. Wishing all friends a healthy and peaceful life forward. Thank you everybody and bye bye. Thank you, sir. Same to you.